के साथ हिमांशु दीक्षित। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के एनडीए 400 पार के दावे से विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसान आंदोलन से लेकर अडानी अंबानी का नाम लिया जा रहा है। तो वहीं तमाम अंतर विरोधों के बावजूद यूपी में अखिलेश और राहुल के बीच सीट समझौता हो चुका है। इन दोनों के बीच में हो चुका है। यह सब कुछ मोदी के रथ को रोकने की कोशिश का एक प्रयास है। लेकिन बीजेपी का नैरेटिव सिर्फ जीतने भर का नहीं। बीजेपी 370, एनडीए 400 पार, और ऐसे में विपक्ष के तमाम प्रयासों के बीच मोदी का मिशन 400 कितना पॉसिबल है, हमारी इस रिपोर्ट में यही डिकोड किया गया है। भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है। एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है। भारत के बदल रहे कालचक्र को नरेंद्र मोदी यूं परिभाषित करेंगे, ये किसने सोचा होगा। देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक होने के नैरेटिव से देश 2014 में ही निकल गया था, लेकिन 10 साल बाद स्थिति यूं बदल जाएगी, ये किसने सोचा होगा। पॉलिटिकल पंडितों की सोच से परे नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस का यही कैलकुलेशन उन्हें 2024 चुनाव का नंबर बताने का हौसला दे चुका है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। ये कुछ लोगों के आकलन में महज राजनीतिक नारा हो सकता है, लेकिन अगर ये राजनीतिक नारा भी है, अगर मोदी के 2024 कैंपेन की थीम लाइन भी है, अगर ये चुनाव का माइंड गेम भी है, तो भी इस नंबर गेम का आधार क्या है? इस नारे की सच्चाई में बदलने की संभावना कितनी है? मोदी 370 के कितने पास, कितने दूर है? अगर नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीत जाते हैं तो वो भारत के ऐसे पहले नेता हो जाएंगे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में सत्ता की हैट्रिक लगाएगा। ये एक व्यक्ति के तौर पर बस नरेंद्र मोदी की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि भारत के आजादी के बाद में पॉलिटिकल लैंडस्केप के पूर्ण रूप से बदल जाने का सर्टिफिकेट भी होगा। हालांकि मोदी के सत्ता में लौटने की संभावना को रोकने की चौसर भी बिछी हुई है। मसलन यूपी में ना नुकुर और रूठने मनाने के बावजूद दो लड़के अखिलेश और राहुल साथ साथ हैं। 2017 में यूपी विधानसभा में दोनों का फॉर्मूला भले न चला हो, लेकिन अब की कांग्रेस को 17 सीटें देकर अखिलेश राहुल के साथ MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के समीकरण के साथ जोड़ रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा बिहार के चप्पे चप्पे में निकलनी शुरू हुई है। तेजस्वी खुद को नीतीश के विश्वासघात का शिकार बताकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण का मुद्दा मराठी बनाम OBC के फॉल्ट लाइन पर है, तो दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्य अब तक बीजेपी के लिए साइलेंट ही रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का 370 और एनडीए का 400 पार का मिशन पूरा कैसे होगा? बीजेपी को 370 सीटें पाने के लिए दक्षिण की टैली जरूर बढ़ानी पड़ेगी, जहां आपकी बार उम्मीद को नकारा नहीं जा सकता।
बीजेपी को अपने दम पर 370 सीटों के मोदी के कैलकुलेशन को समझने से पहले 2019 के उसके आंकड़े पर गौर कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी की सीटें थी 303 और वोट थे 37.7%, यानी 370 के लिए सीटें बढ़ानी है 67। लेकिन इतनी और सीटें पाने के लिए वोट परसेंटेज की मैथमेटिक्स क्या हो सकती है? अगर ये 67 सीटें और लानी है तो बीजेपी को किन जगहों पर अपनी ताकत बढ़ानी होगी। लेकिन इसे समझने से पहले जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को उनकी आइडेंटिटी पर ही चोट पहुंचाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। मोदी को हराने के लिए सिर्फ उनकी आइडेंटिटी ही निशाने पर नहीं, निशाने पर देश का वो बदलाव है जो मोदी की वजह से संभव हो सका। आप सो गए हो और 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मोदी को निशाने पर लेने के लिए कस्में तक दिलवाई जा रही हैं। कस्में किसकी? अल्लाह की। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। मोदी की 370 वाली फिनिश लाइन में विपक्ष के रोड़े अगर ऐसे हैं तो पब्लिक का मूड क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्लाह की कसम दिलाने वाली ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है। सर्वे के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस को 26 सीटें, बीजेपी को 15 सीटें, कांग्रेस और लेफ्ट साथ मिलकर लड़ रहे हैं, पर फिर भी उनको 42 में से मात्र 1 सीट मिल रही है और बाकियों का सुपड़ा साफ। पर अब ऐसी परिस्थिति वहां पैदा हुई है कि संदेश खाली के बाद क्या माड़ माटी मानुष से महिलाएं अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाएंगी? क्या ये 15 का आंकड़ा बढ़ करके 18, 20 या 25 तक पहुंच सकता है? पब्लिक के इस मूड मीटर में संदेश खाली के बाद बदल गए बंगाल को कैप्चर नहीं किया गया है। मां, माटी और मानुष का शोषण और शोषण करने वाले आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण पर ऐसा आक्रोश दशकों में नहीं फूटा था। আমাদেরকে দিয়ে ওনাদের মনোরঞ্জন করানো হতো, প্লাস হচ্ছে ওনারা কি খাবেন না খাবেন সেগুলো বানিয়ে দিতে হতো আমাদের, যেটা পিঠে পুলি সেগুলো আমাদের বানিয়ে দিতে হতো। এবং আমরা যদি সব মহিলাই একসাথে যেতাম, গেলে মানে এপাড়ার 10 জন ওপাড়ার 10 জন এরকম করে নিয়ে যেতেন। অবস্থায় এসে আমার উপরে শারীরিক অত্যাচার করতে যায়, এমন কি বলে যে তুই তোকারিও করে কথা বলে, তোকে শাহজাহানের কাছে যেতে হবে, তোর হাজব্যান্ডকে তুলে নিয়ে গিয়ে মার্ডার করে দেব বলে অনেক খারাপ বিহেভ করে। তারপরে মারতে মারতে আমার হাজব্যান্ডকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় অনেক লোক এসে, শাহজাহান, শিবু হাজার, সব পোশাক গুন্ডা। जमीन और आदिवासी बहुओं की आबरू का भक्षक कहे जा रहे शेख शाहजहां को ममता बनर्जी की छत्रछाया ने संदेश खाली को ममता मॉडल के खिलाफ जनता के वॉर क्राइम के तौर पर देखा जाने लगा है। संदेश खाली बीजेपी के मिशन 370 में फायदा जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके पंजाब के किसान संगठनों के सेंटीमेंट से बीजेपी का चैलेंज बढ़ सकता है। पंजाब में किसान आंदोलन से बन रहे माहौल के बीच एमएसपी की लीगल गारंटी का लॉलीपॉप राहुल गांधी पकड़ा चुके हैं। ऐसे में पंजाब के चुनावी आंकड़ों की तस्वीर क्या हो सकती है? पंजाब में लोकसभा चुनाव किसकी तरफ रुझान दिखाई दे रहा है? आम आदमी पार्टी 5 सीटें, कांग्रेस 3 सीटें, अकाली दल 1 सीट, बीजेपी 3 सीट और अन्य 1 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। क्या किसान आंदोलन का इस पे कुछ असर होगा? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बीते 5 सालों में नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश बिहार और महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ गठजोड़ से हुई थी।
लेकिन राजनीति का चस्का दोनों ही राज्यों में 180 डिग्री घूम गया। ये सब जोड़ तोड़ गठजोड़ के फार्मूले से ही संभव हो पाया और इस माहौल में वहां की 224 की चुनावी संभावनाएं क्या हो सकती हैं, देख लीजिए। बिहार में लोकसभा चुनाव में कौन कितनी सीटें पाएगा और टाइम्स ऑफ मट्रीज पोल के हिसाब से 40 में से 35 सीटें एनडीए की झोली में जाएंगी, यानी कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ में लड़ेंगे। 35 सीटें उनके हिस्से में आएंगी, 5 आएंगे डीआई के पास और बाकी के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। 40 सीटें, जितना गुना भाग वहां पर किया गया है शायद ही किसी और राज्य में किया गया हो। बिहार में भी इतनी चुनावी हलचल नहीं हुई जितनी महाराष्ट्र में हुई है। तो वहां 48 सीटों में से इस हलचल का फायदा सबसे ज्यादा होगा एनडीए को, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी उनके पास है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनके पास है और भाजपा तो वहां है ही। तो 40 से बस एक कम एनडीए के हिस्से में होगी। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बस 9 पर सिमट करके रह जाएगी और बाकियों के हिस्से में कुछ भी नहीं। बिहार और महाराष्ट्र में तो फिर भी विपक्ष के पास बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए राजनीतिक अवसरवाद का नैरेटिव है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के चुनाव में ही बीजेपी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी? कुल सीटें आप जानते हैं यहाँ 25 हैं और इनमें से भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी की पूरी, मतलब किसी और के लिए जाहिर है कुछ नहीं बचता है। कांग्रेस और अन्य को यहां कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये वैसा ही जो इसके पहले 2019 में आप यहां पर नतीजों के संदर्भ में देख चुके हैं। अब देखिए जरा मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीटें, लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें? कुल सीटें आप जानते हैं यहां पर 29 हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगभग पूरी, तो क्या वो एक जो पिछली बार छिंदवाड़ा रह गई थी कांग्रेस के पास, वो इस बार फिर से बचने वाली है। ये एक कांग्रेस के पास कौन सी सीट है जो रहने वाली है? 28 भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाली है, कांग्रेस एक रखने वाली है। क्या वो वही सीट डिफेंड करेगी, छिंदवाड़ा वाली सीट? और वहां क्या नकुलनाथ तब तक वहीं दिखाई देंगे जहां पर हैं? ये एक सवाल है। और यहां पर आप देख रहे हैं अदर्स के खाते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जरा आगे चले आइए, आप छत्तीसगढ़ चलते हैं। विष्णु साय किस तरीके से वहां गवर्नेंस दे रहे हैं और क्या दिखाई देगा वहां लोकसभा चुनावों के संदर्भ में? कुल सीटें 11 हैं वहां। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए, आप जानते हैं विधानसभा चुनावों में ज्यादातर जगहों पर यहां फेवरेट कांग्रेस कही जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाकर वहां सरकार बनाई। क्या इसका फायदा मिलेगा लोकसभा में भी? भारतीय जनता पार्टी 11, कांग्रेस कुछ नहीं और अन्य कुछ नहीं। जाहिर है पूरी की पूरी सीटें यहां पर भी ले जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2014 से ही बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ यूपी 2024 में क्या करेगा, ये सर्वे के नतीजे बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आशीर्वाद किसको मिल रहा है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद? जरा वो ही देखिए। यूपी में लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें? और ये तब का सर्वे है जब अभी राष्ट्रीय लोकदल ने यह तय नहीं किया था कि वो एनडीए के साथ जाकर चुनाव लड़ने वाली है। और जब ये सर्वे तब किया गया, मतलब जब आरएलडी साथ नहीं आया था, तब कितनी सीटें किसके पास दिखाई दे रही थी? कुल 80 में से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास 77 सीटें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तब आरएलडी क्योंकि यहां साथ में गिनी जा रही थी तो 3 सीटें इनके पास दिखाई दे रही थी। बीएसपी 0 और यहां पर अदर्स के खाते में भी 0, मतलब 77-3। यहां पर पूरा फैसला हुआ जा रहा है। कांग्रेस और सहयोगी 3 और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी 77। बीजेपी को अगर 370 सीटें लानी है तो 2019 के मुकाबले वोटों की झोली हर ओर बड़ी करनी पड़ेगी। अब तक सिर्फ 2 बार 370 का आंकड़ा कोई अकेली पार्टी छू सकी है। 1984 में कांग्रेस को 404 सीटें आई थीं और उसे वोट मिले थे 49.10%। इससे पहले 1957 में कांग्रेस को 371 सीटें मिली थीं, तब उसे वोट मिले थे 47.78%। यानी अगर वोट प्रतिशत के इस फॉर्मूले से सीट कन्वर्जन को आधार मान लें तो बीजेपी को मौजूदा तकरीबन 36% से कम 10% ज्यादा वोट पाने होंगे। क्या राम लहर, क्या भारत की मजबूत हो रही छवि, क्या बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या मोदी इमेज यही 10% एक्स्ट्रा बीजेपी को दिला सकती है? क्या मोदी विपक्ष की कमजोरियों को पकड़कर इसे हासिल कर सकेंगे? जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के
मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।